बकेट शॉप वो जगह होती है जहाँ पे पुराने ज़माने में लोग जाते थे और जुआ या सट्टा लगा के पैसे कमाते थे या फिर गंवाते थे। दोस्तों, कैसे इस लड़के ने एक ऐसा लेसन सीखा इस बकेट शॉप से जिसकी मदद से 1929 के क्रैश में उसने $100 मिलियन कमाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेड डाइट जस्सी लिवरमोर बुक समरी। दोस्तों, जस्सी लिवरमोर के बारे में हो सकता है आपने सुना हो। अगर आप स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपने हो सकता ज़रूर इनका नाम ज़रूर सुना होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे उनके ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। हम ये जानेंगे कि उन्होंने इतना सारा पैसा कैसे कमाया। हम ये भी जानेंगे कि उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या रहती है, यानी कि जब वो कुछ बाय करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या सोच के करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, उनके ट्रेडिंग रूल्स क्या हैं और वो पोजीशन कैसे बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उनका इंट्रोडक्शन, यानी कि जस्सी लिवरमोर हैं कौन। जस्सी लिवरमोर एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर हैं जो कि इस दुनिया में रहे हैं। उन्हें पायोनियर कहा जाता है डे ट्रेडिंग का, यानी कि डे ट्रेडिंग की शुरुआत इन्हीं ने की, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि वही थे जो सक्सेसफुल रहे थे। इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि द बॉय प्लंजर, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, द ग्रेट बियर ऑफ वॉल स्ट्रीट। ऐसे नाम इनके क्यों पड़े आप जल्दी समझ जाएंगे। 1907 के क्रैश के दौरान स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर चुका था। जितने भी स्टॉक्स के प्राइजेस थे वो सब नीचे आ चुके थे। जो भी रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करके बैठे थे और जो बड़े इन्वेस्टर भी उनमें इन्वेस्ट करके बैठे थे, उन सबको बड़े बड़े लॉसेस देखने लग गए थे अपने पोर्टफोलियो में, जिसकी वजह से काफ़ी लोग दुखी थे। लेकिन 1907 के क्रैश के दौरान ही जस्सी लिवरमोर शॉर्ट करके बैठे हुए थे। उन्होंने एक दिन में $3 मिलियन कमाए, यानी कि आज की डेट में देखा जाए तो 21 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ एक दिन में। जैसे जैसे क्रैश जो है वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे उनके जो पैसे हैं वो भी बढ़ते गए, वो प्रॉफिट में आते गए और प्रॉफिट से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। सिर्फ एक ही क्रैश में नहीं, यानी कि ये तुक्का नहीं था। उसी दौरान 1929 का जब क्रैश हुआ तब भी मार्केट गिर रही थी, लेकिन तब उन्होंने पूरे क्रैश में $100 मिलियन कमाए, यानी कि आज के डेट में 700 करोड़ रुपए। इसीलिए उन्हें द ग्रेट बियर कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया सिर्फ शॉर्टिंग की मदद से। आइए देखते हैं उनके बचपन के बारे में। उनका जन्म 26 जुलाई 1877 में श्यूबरी मैसाचुसेट्स में हुआ। उनकी फैमिली जो है एक फार्मर फैमिली थी, यानी छोटी किसान फैमिली थी। वो बचपन से ही खेतीबाड़ी का काम हल्का हल्का करते थे। जब 14 साल की उम्र में उन्हें स्कूल से निकाल के खेतीबाड़ी में लगा दिया गया, उनका मन तब बिल्कुल नहीं लगता था खेतीबाड़ी में। उनका बहुत ही तेज़ दिमाग था और अच्छी इमेजिनेशन थी। वो इमेजिन करते रहते थे चीज़ों को। एक दिन अपनी माँ की मदद से वो खेतों से भाग के रोड में आ गए और रोड में उन्हें वैगन मिला जिसमें चढ़ गए। वो वैगन जो है शहर में पेन वेबर के ब्रोकरेज ऑफिस में जाके रुका। जब वो ऑफिस के अंदर गए तो मानो उनकी दुनिया ही बदल गई। उनको लव एट फर्स्ट साइट हो गया। उनको काम इतना अच्छा लगा। उन्होंने देखा कि बोर्ड में जो है स्टॉक मार्केट के प्राइसेस लिखे जा रहे थे कि वो हर मिनट में कितने % चेंज हो रहे हैं, और उनको चौक बॉय के नाम से ड्यूटी मिल गई। लेकिन जब वो काम करते करते उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो चीज़ें हैं वो साइक्लिक हो रही हैं, यानी कि एक ही पैटर्न जो है बार बार आ रहे हैं। उन्होंने ध्यान से एक नोटबुक बनाना शुरू कर दी और उसमें वो लिखना चालू कर दिया कि उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया। जैसे हमेशा मोटिवेटेड रहते थे, हमेशा क्यूरियस रहते थे, हमेशा एक्सीलेंस को अचीव करने की कोशिश रहती थी उनकी। उनमें सिर्फ एक ही इच्छा थी कि बेस्ट स्टॉक ट्रेडर बनने की, वो भी ऐसा वैसा नहीं जो इतिहास में आज तक ना बना हो, वैसा ट्रेडर बनने की इच्छा, और वो बने भी। दोस्तों, आइए देखते हैं इस बुक के अगले पार्ट में, जिस पार्ट में हम देखेंगे उनके ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, जो उनके 45 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। इस पर हम जानेंगे कि उनके ट्रेडिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण थी, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और वो किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, किन को नहीं देते थे। उनके ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें बहुत इंक्लूडेड हैं, जैसे कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करना, पिवट पॉइंट्स को समझना, कंटिन्यूएशन पिवट पॉइंट को देखना, 1 डे या फिर 3 डे रिवर्सल पॉइंट को समझना। लेकिन अगर हम बेसिकली समराइज़ करें तो उनके ट्रेडिंग सिस्टम में 3 चीज़ें थी, जिनमें सबसे पहला था टाइमिंग। टाइमिंग यानी कि स्टॉक बाय करने का टाइम, यानी कि आप उसे कब बाय करेंगे। मान लेते हैं आपको पता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि आपने आज एनालाइज़ किया और आपने कल ही उसे बाय कर लिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप डिले हो गए तो आपका प्रॉफिट चला जाएगा। ये सीधी सी बात है दोस्तों। जस्सी लिवरमोर हमेशा ये कोशिश रखते थे कि जब भी आप वो बाय करें उससे पहले वो सारे फेवर्स जो हैं, सारे जो टेक्निकल पैरामीटर होते हैं, उनको चेक करने की कोशिश करें कि वो सब उनके फेवर में हैं या नहीं हैं। इसके लिए वो हमेशा एक चेकलिस्ट यूज़ करते थे, जिसमें उनके काफ़ी सारी चीज़ें रहती थी कि वो पिवट पॉइंट के नज़दीक है नहीं है, ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन क्या है, वो उनके फेवर में जा रही है नहीं जा रही है। जस्सी लिवरमोर हमेशा कोशिश करते थे कि वो सेक्टर के लीडर्स को ही ट्रेड करे
और वो लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ज़रूर देखते थे। जैसे कि हर पैटर्न में आपको लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ज़रूर मिल जाएगा। जैसे ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, उसमें लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इधर है। जब ये लाइन ब्रेक होती थी तभी उनका एंट्री पॉइंट जो है ट्रिगर होता था, तभी वो जो है बाय का बटन दबाते थे। उसके अलावा वो इंडस्ट्री ग्रुप को भी ट्रैक करते थे, यानी कि जो बाकी पीयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो सारे फैक्टर्स हैं वो सब उनको एक ही टाइम पर देखना होता था, क्योंकि पैसा कमाना स्टॉक मार्केट से इतना आसान नहीं होता। और हमेशा याद रखें कि ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करते थे। दोस्तों जो ग्रेट बियर है यानी जस्सी लिवरमोर, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता था पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे कि बुल फ्लैग हो गए, पेनेंट हो गए, डबल टॉप्स या बॉटम्स हो गए। वो हमेशा पैटर्न चेक करने के लिए स्मॉल परसेंटेज का मनी डालते थे उसमें। अगर वो उनके फेवर में जाता था तो वो और डाल देते थे। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए उन्हें 100 क्वांटिटी खरीदनी है, तो पहले पुल बैक में वो 100 क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, वो 10 खरीदेंगे, फिर अगले में 20 और अगले में फाइनल। तो दोस्तों इसे हम पिरामिड टेक्निक कहते हैं, जो कि मैंने बाकी वीडियोज़ में भी कभी समराइज़ की थी। दोस्तों आप हमेशा अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप इनमें से किसी भी ले सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे, सपोर्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे, या फिर कोई पैटर्न जो है कंप्लीट हो गया है और उसने अपना लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, तब आप ट्रिगर कर सकते हैं। उनके ट्रेडिंग सिस्टम का अगला पार्ट है परफेक्टिंग मनी मैनेजमेंट। दोस्तों रिस्क कंट्रोल करने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एनालिसिस 10 में से 7 बार गलत भी हो जाता है, तब भी आप जो है प्रॉफिटेबल बने रह सकते हैं, अगर आप जो है हमेशा मनी मैनेजमेंट को ध्यान रखें। दोस्तों पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट और रिस्क कंट्रोल, ये तीनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर आप इन तीनों में परफेक्ट हो गए तो आप हमेशा ट्रेडर के तौर पे ग्रो करते ही रहेंगे। दोस्तों जस्सी लिवरमोर की यही खास बात है कि वो मनी मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल बहुत अच्छे से करते हैं। मनी मैनेजमेंट को समझाने के लिए जस्सी ने एक बार अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको $1 दिया और उनसे बोला कि इसे हमेशा अपने लेफ़्ट पॉकेट में रखना। उन्होंने पूछा क्यों पापा? तब जस्सी ने बताया कि जो जेब कतरे होते हैं वो हमेशा आदमी के वॉलेट को उसके पीछे वाले पॉकेट में देखते हैं, तो जब लेफ़्ट साइड में रहेगा तो तुम्हारा पैसा हमेशा सेफ़ रहेगा। दोस्तों उनके मनी मैनेजमेंट के कुछ सिंपल से रूल्स हैं, जैसे कि कभी भी एक ट्रेड में आप 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में, मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे 10% ज़्यादा लूज़ ना करें। ठीक है, इसके लिए आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, बेटर पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, जिससे आपको फेवरेबल रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मिल सके। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा अपने लॉसेस को जल्दी क्विट कर लीजिए और प्रॉफिट को जाने दीजिए। जस्सी का मानना है कि हमेशा आपको कैश रिजर्व ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टॉक में आपको ये जो ब्रेकआउट वाले पैटर्न्स होते हैं या ब्रेकडाउन वाले पैटर्न होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, जो आपको जल्दी पैसा कमाने में बहुत मददगार कर सकते हैं। उनका तीसरा रूल है कि आपके पास हमेशा एक गुड रीज़न होना चाहिए बाय करने का और सेल करने का। चाहे बाय हो या सेल हो, आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर जो हैं आपके फेवर में होने चाहिए, तभी आप बाय और सेल का डिसीजन लेंगे। उनका अगला रूल कहता है कि आप सारी पोजीशन को एक बार में ना लें। पिरामिडिंग टेक्निक जो कि हमने अभी एक्सप्लेन की है उसे यूज़ करें। दोस्तों उनके ट्रेडिंग सिस्टम का अगला पार्ट आता है इमोशनल कंट्रोल। टाइमिंग के बाद और रिस्क मैनेजमेंट के बाद आता है इमोशनल कंट्रोल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर इमोशनल कंट्रोल ही नहीं होगा तो आप थोड़ा सा भी मार्केट जब नीचे जाएगी तो आप डगमगा जाएंगे। जो मोस्टली इमोशंस होते हैं वो होते हैं ग्रीड और फियर, यानी कि लालच और डर। और ये तभी होता है जब आपको अपने ट्रेड सिस्टम पर कन्विक्शन नहीं होता। जब आप कोई स्टॉक बाय करते हैं और वो थोड़ा सा पुल बैक लेता है तो आप हमेशा क्या करते हैं, डर जाते हैं और एग्जिट कर देते हैं। दोस्तों ट्रेडर के मन में बहुत सारे इमोशंस होते हैं। एक ह्यूमन माइंड में अगर हम देखे जाए तो बहुत सारे इमोशंस का घर होता है वो, तो आपको इन सब को कंट्रोल करना होता है, जैसे कि फियर, ग्रीड, इग्नोरेंस, होप, इनसिक्योरिटी, टॉकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, करेज, विल, डिनायल, एक्शन और पेशेंस। ट्रेडर को इन सब में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर इमोशनली वीक होंगे वो तभी होंगे जब आपको कन्विक्शन नहीं होगा अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे, यानी कि वो सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हैं आपने प्रॉपर्ली एनालाइज किया होगा तो आपको हमेशा उस पर भरोसा होगा। जस्सी लिवरमोर जो है किसी भी न्यूज़ पे, हर न्यूज़ पे भरोसा नहीं करते थे। वो हमेशा जो है खुद पढ़ते थे और उसको एनालिसिस करते थे, इसलिए उनमें कन्विक्शन आता था। जस्सी का मानना था कि टाइमिंग और मनी मैनेजमेंट के बाद आता है इमोशन, और यही सच है। दोस्तों आपको अपने ट्रेडिंग कन्विक्शन में लाने के लिए सिर्फ एक चीज़ करनी है कि अपने जो दोस्त हैं या फिर कोई दूसरे लोग हैं उनकी बातें नहीं सुननी है, या फिर न्यूज़ की बातें नहीं सुननी है। कोई कहेगा आपको टाटा का शेयर खरीद लो, कोई कहेगा आईटीसी खरीद लो, कोई रिलायंस कहेगा, कोई एचडीएफसी, और आप कंफ्यूज रहेंगे कि जो आपने ख़रीदा है वो सही ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा है, क्योंकि ग्रे तो ये करने वाले हैं। तो हमेशा स्टॉक टिप्स से हमेशा दूर रहें और अपना एनालिसिस खुद करें।
इस बुक का अगला इंपॉर्टेंट लेसन आता है हाउ ही प्रिपेयर्स फॉर द डे। दोस्तों एक ट्रेडर हो, चाहे स्विंग ट्रेडर, चाहे डे ट्रेडर, कोई भी हो, उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि वो दिन की शुरुआत कैसे करता है, यानी ट्रेडिंग के लिए वो अपना दिन जो है वो कैसे प्रिपेयर करता है। और जस्सी का मानना था सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, पॉइस, पेशेंस और साइलेंस। इन तीनों से ही आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। जब जस्सी चौक बॉय के तौर पर काम कर रहे थे पेन वेबर के ब्रोकरेज ऑफिस में, तब उन्होंने एक चीज़ सीखी कि कभी भी दूसरों की बातें नहीं सुननी, क्योंकि दूसरों की बातें सुनोगे तो आपके हमेशा ट्रेडिंग को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। तो इसलिए जस्सी का मेन फोकस होता था कि उनका जो वर्क स्पेस है वो बहुत ही शांत हो, क्योंकि जस्सी का मानना था कि वर्क स्पेस जो है उसके लिए मंदिर है। उनके जो 3 प्रिंसिपल थे, पेशेंस, पॉइस और साइलेंस, उनकी मदद से वो एक अच्छे ट्रेडर बन पाए थे। इसी डिस्ट्रैक्शन को दूर रखने के लिए हमेशा वो जो ऑफिस जो है अकेले ड्राइवल करते थे, अकेले ड्राइव करके जाते थे या फिर कभी कभी बोट पर जाते थे। दोनों ही केसेस में वो हमेशा अकेले होते थे और कोई भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे। इन सब से डिस्ट्रैक्शन को दूर रखने के लिए वो दोस्तों से भी मिलते नहीं थे, ना पार्टी करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये उनकी ट्रेडिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। जब वो अपने ऑफिस में ट्रेडिंग कर रहे होते थे तो सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई थी, कोई भी बात नहीं करेगा। उनके पास सिर्फ 3 टेलीफोन लाइन रहते थे जो कि हॉट पोस्ट से जुड़े रहते थे, वो भी उस स्टॉक से रिलेटेड जो वो ट्रेड कर रहे हैं, चाहे स्टील हो, मोटर हो या फिर मेल ऑर्डर हो। दोस्तों जस्सी का मानना था कि क्लियर माइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने माइंड को क्लियर और शांत रखने के लिए वो सिंपल से कुछ रूटीन स्टेप्स रखते थे, जैसे कि जल्दी सो जाना, यानी 10 बजे सो जाते थे और 6 बजे उठ जाते थे। और उठने के बाद भी इम्पॉर्टेंट चीज़ करते थे, वो है एक्सरसाइज, यानी कि थोड़ा सा वार्म अप हो गया, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, क्योंकि अगर बॉडी फिट होगी तभी आपका माइंड भी फिट होगा। और बॉडी को फिट रखने के लिए अगला स्टेप आता है खाना, यानी कि हेल्दी फूड। कोई भी जंक फूड, कोई भी ऑयली चीज़ ऐसे नहीं खाते थे, सिर्फ हेल्दी चीज़ खाते थे। और इन तीनों से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी साइलेंस, साइलेंस और साइलेंस। ये उनके माइंड को साइलेंट रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। दोस्तों इस बुक का अगला इम्पॉर्टेंट और आखिरी चैप्टर है लिवरमोर सीक्रेट मार्केट की, यानी कि उनकी सक्सेस का राज क्या था आखिर, यानी उनके पास सक्सेस की कौन सी चाबी थी जिसकी मदद से वो इतने अच्छे ट्रेडर बन पाए। इस लेसन में हम सीखेंगे कि उनके सीक्रेट मार्केट कीज़, यानी कि स्टॉक मार्केट ट्रेड करने के लिए उनके पास कौन से सीक्रेट थे जिनकी मदद से वो एक किसान से सीधा एक ग्रेट ट्रेडर बन गए, यानी कि एक गरीब किसान के घर में पैदा होते हुए भी वो एक अच्छे खासे, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर एवर लिव ट्रेडर बन गए। तो दोस्तों उनकी जो सीक्रेट है वो उनकी चाबी है सिंपल सी कुछ स्टेप्स, कुछ प्रिंसिपल, कुछ फॉलो, कुछ मेथड। तो आइए हम उन सीक्रेट्स को देखते हैं। जस्सी लिवरमोर जो हैं वो आप जानते ही हैं कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर एवर लिव्ड रहे हैं। तो वो हमेशा कहते हैं कि ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ मार्केट नॉट मास्टर, यानी कि कभी भी मार्केट गुरु बनने की कोशिश ना कीजिए। उनका एक सिंपल सा मेथड था जो कि बहुत ही पावरफुल है, वो ये है कि जब वो किसी में पोजीशन ले रहे होते थे तो हमेशा सम सिस्टर कंपनीज़ को ज़रूर एनालाइज करते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो मान लेते हैं अगर आपको HDFC में पोजीशन बनानी है जो कि एक बैंकिंग स्टॉक है, तो आप क्या करेंगे, HDFC के अलावा दूसरे स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक को भी एनालाइज करेंगे, जैसे कि ICICI कर लीजिए, चाहे SBI कर लीजिए। उनका अगला जो सीक्रेट है वो है कि ट्रेड ओनली लीडर्स, यानी कि जो सेक्टर के टॉप 3 हैं, चाहे बैंकिंग के हो चाहे किसी रियल स्टेट के हो, आप जो है टॉप 3 को ही जो है ट्रेड करेंगे। आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रुप मूवमेंट पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रुप हैं अगर एक ग्रुप मूव कर रहा है तो फिर सारे ग्रुप के स्टॉक्स जो है मूव करने चाहिए। दोस्तों आइए हम उनके देखते हैं चार्ट रिकॉर्डिंग मेथड को, जो कि एक थोड़ा सा अलग है। वो क्या करते हैं, 2 सिस्टर कंपनीज लेते हैं और उनके प्राइजेस को कंबाइन करके एक प्राइस निकालते हैं, जैसे कि US स्टील और बेथलेहम स्टील। अगर एक 5 कर रहा है, मूव किया है, दूसरा 7, तो उन दोनों का एवरेज हो गया 2। अब जब जब ये दोनों जो हैं 6-6 मूव करेंगे तब तब हम उनका जो है एवरेज जो है उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो इसकी मदद से वो पता लगाते थे कि वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ये तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इनका तरीका जो है वो काफ़ी लाजवाब है, क्योंकि इसकी मदद से जो है काफ़ी जो नॉइज़ेस होती हैं कि एक जा रहा है एक नहीं जा रहा है, उससे जो है ये ओवरकम हो जाता है। इसके अलावा जो है वो वॉल्यूम को भी कंसिडर करते थे कि वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है या नहीं है, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो मार्केट में बहुत सारी रहती है। तो दोस्तों ये थे उनके कुछ सीक्रेट कीज़ जिनकी मदद से वो एक अच्छे खासे ट्रेडर बन पाए। समरी के तौर पर आइए हम उनके सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बुक से, जिसका नाम है ट्रेड लाइक जस्सी लिवरमोर, जिसे लिखा है रिचार्ड स्मिटन ने। सबसे पहला रूल है कि कट योर लॉसेस क्विकली और अपने प्रॉफिट को जाते रहने दीजिए। अगला है बी श्योर टू कन्फर्म योर जजमेंट बिफोर टेकिंग फुल पोजीशन, यानी कि पिरामिडिंग टेक्निक को यूज़ कीजिए। अगला है डोंट एग्जिट इफ़ यू डोंट हैव अ गुड रीज़न टू सेल,
यानी कि अपने ट्रेड पे कन्विक्शन रखिए, अपने सिस्टम पे एनालिसिस पे जो है कन्विक्शन रखिए। अगला है कीप योर नंबर ऑफ स्टॉक्स टू अ लिमिटेड नंबर, यानी कि डिस्ट्रैक्शन से बचे रहिए। और पांचवा है यूज़ पिवटल पॉइंट टू आइडेंटिफाई ट्रेड एंट्रीज, यानी कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है डोंट फाइट द टेप, इसका मतलब है हमेशा मार्केट के स्टूडेंट बने रहिए, क्योंकि वो हमेशा सिखाती रहेगी, कभी मार्केट गुरु बनने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों सिर्फ प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है आर ट्रेड। अभी उसमें वीडियोस तो नहीं डाली हैं, लेकिन हम इंस्टाग्राम में अपने स्क्रीनशॉट, अपने ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट और उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी है तो हम उसमें ज़रूर मेंशन करते हैं। तो आप आर ट्रेड को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं।